नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तरी एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम साइंस के वैसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम को टच करने वाला है। चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरा विश्वास मानिए वो एग्जाम में इस वीडियो से प्रश्न आने वाला है। अगर इस वीडियो से उस एग्जाम में प्रश्न ना आए तो आप कमेंट में आकर जितना गरियाना होगा उतना गरिया देना मेरे दोस्त। आप बोलेंगे कि आप प्रश्न लेकर कहाँ से आए हैं, तो मैं दोस्त आपको बताते चलूँ कि सामान्य विज्ञान एस.के. झा की एक बुक आती है, वो बुक से मैं आपके सामने दोस्त मैं प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज उसका पहला पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स से 1 से 10 चैप्टर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हैं दोस्त, मैं सब प्रश्न को 1 से 10 चैप्टर तक आज के वीडियो में मैं ख़त्म करने वाला हूँ दोस्त। मैं 3 से 4 वीडियो में फिजिक्स का पूरा चैप्टर जितना भी चैप्टर है वो मैं सारे के सारे प्रश्न को करा देने वाला हूँ। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए यूजर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन मेरा है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर मेरे दोस्त बताते चलो आपको 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। चलिए दोस्त, आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है मेरे दोस्त? कूलाम होता है, कूलाम। तो क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा बॉल। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है दोस्त? तो मीटर होती है। तो मीटर कौन सा ऑप्शन में है? तो एप्पल में। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर हो गया। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं। किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो किसकी किसकी एक समान होती है? तो आप लोग देख लीजिए, कार्य का क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एप्पल सही हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का। तो कार्य ऊर्जा कौन सा ऑप्शन में है? तो एप्पल ऑप्शन में है। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्त आपको बता दूं कि दूरी की इकाई है। ये छोटा सा प्रश्न है, आपको तो याद होना ही चाहिए। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्त? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है मेरे दोस्त? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप भी क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ के क्या हो जाएगा? राइट आंसर कैट हो जाएगा। चलिए दोस्त, 8 का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा दोस्त। एम्पियर कौन सा ऑप्शन में है? एप्पल में है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? वाट होता है। कौन सा ऑप्शन में है? एप्पल में है, तो एप्पल हो जाएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई होती है मेरे दोस्त न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव की एसआई इकाई होती है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट है। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की अनुमानित दूरी को हम किस में मापते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय यूनिट में मापते हैं दोस्त, खगोलीय इकाई में पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी को। चलिए दोस्त, 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है मेरे दोस्त? न्यूटन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। 13 का राइट आंसर कौन होगा? डॉग हो जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तब प्रतिरोधकता की एसआई क्या होता है? ओम मीटर। अगर आपसे प्रतिरोध पूछता तो ओम होता, लेकिन प्रतिरोधकता पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। बोल रहा है किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो अभी क्या बताया था मैंने? कार्य और ऊर्जा का एक ही हुआ था ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल और उत्क्षेप बल। बल और उत्क्षेप बल का इकाई दोनों का एक ही होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है? त्वरण की इकाई होती है। त्वरण की। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी हो जाएगा। बोल रहा है 17 के डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन किसकी इकाई है? तो वजन और बल की, यानी कि बल और भार की। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई क्या है मेरे दोस्त? केल्विन है। तो 18 क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बताइए, आगे चलते हैं कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? या क्या सापेक्ष राशि इनमें से कौन सा नहीं है? तो समय नहीं है मेरे दोस्त। समय जो है सो कौन सी राशि है मेरे दोस्त? मैं समय जो है सो कौन सा राशि है? तो आदिश राशि है मेरे दोस्त। कौन सा राशि है? आदिश राशि है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। चलिए दोस्त, बताता हूँ आपको। एक वीडियो मैंने निकाला था
सदिश राशि और अदिश राशि के ट्रिक के बारे में दोस्त। अगर आप वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक, जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है अभी तक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन हो जाएगा। 19 के 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। चलिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो अभी तो समय मैंने बताया ही। चलिए आगे बोलते हैं। एक एटमोस्फियर बराबर कितना होता है? तो 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमोस्फियर बराबर कितना होता है? 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है मेरे दोस्त? जूल हो जाएगा। अभी तो बताया था कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या था? जूल था। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? ध्वनि की प्रबलता इकाई डेसिबल, बिल्कुल सही है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति, बिल्कुल सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील, बिल्कुल सही है। उष्मा की इकाई डॉब्सन, नहीं। उष्मा की इकाई क्या होती है? जूल होती है मेरे दोस्त, जूल। तो क्या लिखा हुआ है? डॉब्सन। तो क्या बोल रहा है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो डी वाला सुमेलित नहीं है। भार की इकाई इकाई क्या है? तो भार की क्या बताया था अभी दोस्त? भार की बल और भार की क्या हो गया? तो न्यूटन हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो संवेग की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग की एसआई इकाई केजी मीटर पर सेकेंड। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अदिश राशि के इनमें से कौन सा उदाहरण है? अदिश राशि के इनमें से आपको उदाहरण पहचानना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। बोल रहा है किस समूह में सभी राशियाँ सदिश हैं? तो सदिश राशि कौन कौन में है? तो कैट वाला ऑप्शन आप लोग ऑप्शन देखिए। वेग, त्वरण और बल। वेग और त्वरण और बल जो भी है से क्या है? तीनों के तीनों सभी सदिश राशियाँ हैं। चलिए, इनमें से बोल रहा है कि सदिश राशि के उदाहरण कौन है? सदिश राशि आपको चुनना है। तो सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? बल, आघूर्ण। बाकी घनत्व, लंबाई और आवृत्ति जो है से अदिश राशि का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। शून्य परमाणु उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम संख्या होती है मेरे दोस्त 2। बोल रहा है आगे कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होता है? दो गो सदिश राशि का हम गुणनफल करेंगे तो गुणनफल से प्राप्त राशि कैसा होगा? तो कैट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चाहे तो सदिश भी हो सकता है, चाहे अदिश भी हो सकता है। अगर दो सदिशों को हम लोग गुणनफल करेंगे तो सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। आगे चलिए, दो अदिश राशियाँ, अदिश गुना अदिश बराबर क्या होगा? तो अदिश गुना अदिश बराबर अदिश ही राशि होता है मेरे दोस्त। अदिश गुना अदिश बराबर अदिश राशि। चलिए, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? इसका राइट आंसर मेरे हो जाएगा दोस्त 2 बल के लिए। कितना हो जाएगा? 2 बल। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी निर्देशित दिशा में किसी भी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो किसी भी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु को क्या कहा जाएगा? वेग कहा जाएगा, वेग। चलिए, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? किसी भी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? कि जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहेगा तो पिंड का वेग क्या कहा जाएगा? समरूप कहा जाएगा मेरे दोस्त। चलिए दोस्त तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। चाल, दूरी और समय का सही संबंध कौन सा है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता ना है। तो चाल बराबर चाल, दूरी और समय का सही संबंध कौन सा है मेरे दोस्त? तो आप लोग निकालना है चाल, दूरी और समय का सही संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एस बराबर डी बाई टी। एस बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई टी। यहाँ बोल रहा है तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होती है? तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होती है। क्या? तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होती है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का क्या है? तो पिंड का वेग समरूप है दोस्त। अगर विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप है। चलिए आगे चलते हैं। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती किसकी होती है? मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो गिरने के समय का वर्ग का। गिरने के समय का वर्ग का समानुपाती होते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। 5 किलो की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण कितना होगा? तो 5 किलो की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा? तो 40 में 5 से भाग देके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 40 से 5 से भाग देंगे दादा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति
डॉट डॉट गति का एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति कैसी गति का उदाहरण है? तो असमान गति का उदाहरण। भीड़ भाड़ वाली सड़क है दोस्त, तो गाड़ी एक समान चाल से चल सकती है क्या? कभी ज़्यादा स्पीड से चलेगी, कभी स्लो चलेगी, कभी रुकना भी पड़ेगा, तो असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। बोल रहा है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण है? तो आप लोग देख लीजिए इसका कौन सा त्वरण हो जाएगा? तो बी और सी, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध देता है? गति का दूसरा समीकरण जो है किसके किसके बीच समय देगा? तो इस गति का क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। 11 का राइट आंसर डॉग, यानी कि स्थिति और समय के बीच। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच सही संबंध देता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कैट, यानी कि बेग हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी कि बेग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे दोस्त क्या कर रहा है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? एक निश्चित दिशा में, अगर निश्चित दिशा में बोलेगा कि वस्तु की गति को किस रूप में जानेंगे, तो निश्चित दिशा दे रहा है ना, तो वेग कहा जाएगा। अगर निश्चित दिशा नहीं कहता तो हम लोग चाल मारते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा मेरे दोस्तों। 14 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर कैट हो जाएगा। चलिए, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। जब कोई वस्तु समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु समान गति से गति करे तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा मेरे दोस्त। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी और विस्थापन का। किसका? दूरी और विस्थापन का। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है कौन? वेग और समय का गुणनफल क्या हो जाएगा? तब विस्थापन हो जाएगा। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य ही होगा मेरे दोस्त। कितना होगा? वस्तु का विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाकर फिर से फेंकने वाले के पास वापस आ गया तो इसको हम कह सकते हैं कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है शून्य है। ठीक है दोस्त। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो अब हम क्या बताए थे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहे थे और विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? राइट आंसर वेग हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे असमान गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहा जाता है। असमान दूरी तय कर रहा है तो असमान दूरी तो असमान गति। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे आते हैं हम लोग। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होगी? तो t के पावर में 3/2। टी के पावर क्या हो जाएगा? 3/2। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो हम क्या कह सकते हैं? तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। किसी भी वस्तु का त्वरण इसके डॉट डॉट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण जो है से किसके प्रति इकाई समय हुआ परिवर्तन है? अभी बताया तो मेरे दोस्त किसका? तो वेग में परिवर्तन हुआ द्वारा को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा। कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर मतलब हो जाएगा सदिश राशि। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा हो जाएगा? वेग हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि अनुसार वेग हो जाएगा सदिश राशि। बोल रहा है आगे,
फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वेग कहते हैं मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वेग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखा रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ कहेंगे। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखा रहा है तो वेग समय ग्राफ। क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ। शून्य त्वरण का अर्थ हम क्या है? शून्य का त्वरण का क्या अर्थ हो सकता है कि शून्य त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग भी स्थिर है तो शून्य त्वरण है। वस्तु का वेग अगर स्थिर रहेगा तो उसका क्या रहेगा? शून्य त्वरण रहेगा मेरे दोस्त। और धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ यह है कि वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। अगर शून्य त्वरण है तो वस्तु का त्वरण भी शून्य था, लेकिन धनात्मक त्वरण है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, तभी तो धनात्मक त्वरण है। बोल रहा है कि गति का दूसरा समीकरण कौन सा है? तो गति का दूसरा समीकरण कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? डी हो जाएगा, यानी कि एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी हम बताया कि दूसरा समीकरण से किसके किसके बीच समय पता चलता है? तो स्थिति और समय के बीच, दोनों के बीच संबंध पता चलता है गति का दूसरा समीकरण से। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। राइट आंसर कैट हो जाएगा। डॉट डॉट वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। डॉट डॉट वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कौन सा आंसर हो जाएगा? दूरी। दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या? आज कोई बोल सकता है कि मैं आज 150 किलोमीटर दूरी तय किया हूँ? माइनस का भी दूरी हो ही नहीं सकती मेरे दोस्त। वही राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा दूरी। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे आ रहे हैं। बोल रहा है कि कोई भी पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई एच तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? तो पिंड तथा द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात कौन सा जाएगा? अनंत हो जाएगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनंत है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी पिंड के वेग समय का ग्राफ समय रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है क्या? पूर्ण गतिशील है बदलते हुए त्वरण से। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छू लेता है तो पिंड गतिशील है बदलते हुए त्वरण से। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। किसी भी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी क्या है? तात्क्षणिक चाल। किसी भी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है? उसकी तात्क्षणिक चाल बताती है, चाल। ठीक है दोस्त आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? एक समान त्वरण पर, तो समान त्वरण पर बोल रहा है गति कौन सा समीकरण सही है? तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस AT। v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस AT। अभी हम दूसरा क्या बताए थे? एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि एक पिंड जो है u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछल जाता है तो गति में परिवर्तन कैसा हो जाएगा? तो माइनस का 2u हो जाएगा, माइनस 2u। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी भी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? कि जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगी। ये क्वेश्चन अभी पीछे आया हुआ था। बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होते हैं? एक समान वृत्तीय गति में चाल आचर होते हैं और वेग चार होते हैं। चाल आचर होते हैं और वेग चार होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल आचर और वेग चार। 40 का राइट आंसर कौन जाएगा? डॉग हो जाएगा। आगे चलिए। भी वेग से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है। उससे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए। बताइए आप लोग क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? भी वेग से बोल रहा है चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देख रहा है तो उसे टकराने के लिए क्या करना होगा? सामने दीवार है तो टकराने से बचने के लिए हमको मोड़ भी लेना पड़ेगा, ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, यानी कि तेज़ी से ब्रेक भी लगाना पड़ेगा और तेज़ी से मोड़ भी लेना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैट हो जाएगा, यानी कि दोनों। किसी भी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो इसका त्वरण क्या है? समरूप है। किसी भी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का त्वरण समरूप है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती किसके होती है? तो गिरने के समय के वर्ग का। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होती है। आगे बोल रहा है कि मोटर गाड़ियाँ
और भी दूरी समय ग्राफ से पता क्या चलता है? तो देख लीजिए, आप डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा भी अधिक वेग से चली है। देखिए पूरी दूरी तक, ए देखिए कहाँ से कहाँ तक, बस इतना दूरी तय किया है, लेकिन भी यहाँ से दूरी से तय किया है, इतना ज़्यादा दूरी तय किया है कि नहीं किया है? लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से चली है। तो इसका 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्या ग्राफ प्रदर्शित करता है? तो एक समान त्वरण प्रदर्शित कर रहा है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण। चलिए आगे चलते हैं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान त्वरण होती है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ के बाद आगे देखते हैं क्या हो जाएगा? एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो क्या हो जाएगा? तो वेग समय ग्राफ जो है रेखीय होगा। वेग समय और ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित क्या करता है? पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? तो डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर। पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? तो डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर। आगे चलिए, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। एक कण जो है एक समान वेग से गतिमान है तो कण की गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कण की गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसकी त्वरण शून्य है। कि इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है? एक समान वेग से चलती हुई की बस किसकी वस्तु का क्या हो जाएगा? एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक समान वेग से चल रहा है तो वस्तु का त्वरण भी शून्य है। मंदता का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? मंदता, मंदता का अर्थ हमसे पूछ रहा है। तो मंदता का अर्थ क्या होता है? ऋणात्मक। मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक। चलिए इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। किसी भी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। डॉट डॉट एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। डॉट डॉट एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। एक साइकिल जो है से स्थिर त्वरण से चलायमान है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल किधर होगा? पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा पीछे की दिशा में होगा दोस्त। पीछे की पहिए पर घर्षण बल पीछे की दिशा में होगा। बोल रहा है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति क्या होती है? एक समान होती है। यदि वेग समय और ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति एक समान होती है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद एवं लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से गिराया जाता है। या दोनों के पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? अगर समान निर्वात में ना बोल रहा है, निर्वात में गिरा रहा है तो लकड़ी का गेंद गिरा चाहे लोहा गिरा है, दो गेंद गिरा है, दोनों पृथ्वी पर कब पहुँचेंगे? दोनों बिल्कुल समान समय पर पहुँचेंगे। इसमें लगभग समान भी नहीं है, लगभग आपको नहीं मारना है, बिल्कुल समान एक साथ दोनों पहुँचेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? तो सरल रेखा होता है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? तो सरल रेखा होता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा जो है से किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो तीसरा प्रकार के। तीसरा प्रकार में दो दिया हुआ था मेरे दोस्त, कौन कौन? एक होता है चिमटा और एक होता है मनुष्य का हाथ। ये तीसरा उत्तोलक का उदाहरण है, तीसरा प्रकार का। ठीक है दोस्त, बोलता है आगे कि मनुष्य की दक्षता होती है कितना? मशीन की दक्षता कितना होती है? तो हमेशा मशीन की दक्षता होती है 100% से कम होगी मेरे दोस्त। 100% से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, 100% भी नहीं हो सकती। मशीन की दक्षता 100% से हमेशा कम ही होगी। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलक जो है सो उत्तोलक के वैज्ञानिक कौन था? आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करेगा। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज। यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? यदि भार W है और प्रयास P है तो आंतरिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा? तो भार बटा प्रयास। तो भार बटा प्रयास, भार के क्या बोल रहे थे हम लोग? W, और प्रयास के क्या बोल रहे थे? P। तो आंतरिक लाभ क्या होगा? W बटा P। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? श्रेणी 1 में कौन कौन से आते हैं? तो ये देख लीजिए कि श्रेणी 1 में आता है प्लायर। प्लायर जो है श्रेणी 1 में आता है। अभी चिमटा में बताया था कि तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो यांत्रिक लाभ के लिए भी क्या बताया था मैंने? भार बटा आयास W बटा P बताया था ना, तो वही भार बटा आयास हो गया मेरे दोस्त।
चलिए, कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा हो जाएगा? तराजू हो जाएगा। तराजू जो है से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगर बोल दिया कि सरौता क्या है, तो सरौता क्या हो जाएगा? देख लीजिए, मनुष्य का हाथ बताया अभी मैंने, तृतीय हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल, अभी क्वेश्चन हो गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो ए पर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? एम ए। ए पर बराबर एम ए, तो एम गुना ए, इसको राइट आंसर हो जाएगा। दो पिंडों के बीच बल जो है सदैव क्या होता है? दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंड के बीच बल जो है सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है सो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो तीसरा गति नियम हो जाएगा मेरे दोस्त, न्यूटन का तीसरा गति नियम। कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट डॉट के गुण का उपयोग किया था, किसका गुण का? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव रहेगा तभी तो ब्रेक मारेंगे, तो वो जो है से गाड़ी रुकेगी। तो वही बोल रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट डॉट के गुण का उपयोग होता है, तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। आगे चलिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा मेरे दोस्त। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो हमेशा ऋणात्मक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? कौन सी भौतिक इकाई जो है एक वस्तु की इकाई स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है? तो क्या हो जाएगा? बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैट हो जाएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई क्या हो जाए? कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बल हो जाएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? आवर्ती होती है। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? आवर्ती होती है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्ती डॉग। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो तीसरा में देख लीजिए कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तीसरा गति के नियम के लिए सही पूछ रहा था, तो कौन सा हो जाएगा? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू हो जाता है, तो इसका राइट आंसर कैट हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को अभी बताए थे, ए पर बराबर एम ए, ए पर बराबर एम ए, की बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। आगे चलिए, बोरा के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के तीसरा गति के नियम की व्याख्या कौन सा करता है? तो देख लीजिए, रॉकेट लॉन्च करते हैं। जो रॉकेट लॉन्च करना, नदी में अगर हम लोग कूदते हैं अगर नाव से, तो वह तो गोली में चलाते हैं, बंदूक से मारा हुआ गोली जो है न्यूटन गति का तीसरा नियम है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन ने कौन से नियम को दर्शाता है? तो अभी तो ये मैं बताया कि जब नाविक जो है से नाव में पीछे की कूदता है, बोल रहा है कि नाव में आगे की कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। न्यूटन ने कौन से नियम का उदाहरण है? तो गति का तीसरा नियम का उदाहरण है मेरे दोस्त। चलिए, रॉकेट लॉन्चिंग के कौन से नियम पर आधारित है? तो अभी तो एक क्वेश्चन आया था पीछे, न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट लॉन्चिंग। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1687 से में हुआ था। कौन सा पुस्तक में हुआ था? प्रिंसिपिया पुस्तक में हुआ था मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस स्थिति पर लागू होता है? तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। अभी क्वेश्चन पीछे आया हुआ था। आगे चलिए दोस्त, क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर? तो न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम को हम लोग बल का परिभाषा के आधार पर व्याख्या करते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी का आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देता है? तो 50 केजी वाले बल को धक्का दिया था तो वो भी 50 के न्यूटन वाले के बल से धक्का देगा, यानी कि 50 थे भी 50, यानी कि 50 न्यूटन आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डॉग हो जाएगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि क्या हो? ताकि
गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। एक ऊंची छलांग लेने वाला हाई जंप किसी को करना है तो पहले देखते होंगे आप लोग कि पहले कुछ देर वो दौड़ता है और दौड़ के इसके बाद छलांग लगाता है। किस लिए? ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डॉट डॉट के कारण हटता नहीं है। किसके कारण नहीं हटता है? तो जड़ात्व के कारण। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? जड़ात्व के कारण। इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। आप विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आप विचलित वस्तुओं को आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अभी तो क्वेश्चन बताया था पीछे, जड़त्व। किसी भी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। एक ही क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन देखिए कितने तरह से घुरा कर पूछने की आशंका होती है। वही क्वेश्चन घुरा कर दिया हुआ है मेरे दोस्त। किसी भी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है मेरे दोस्त। जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आइजैक न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो अभी मैं पहले आप लोग बताया था कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। जब बंदूक से गोली हम लोग छोड़ेंगे तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाएगी, पीछे की ओर ढकेलती है। आगे चलते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। देखिए जड़त्व से ये भी क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु को प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। समीकरण F बराबर ए में जो है से न्यूटन के कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम के रूप में जाना जाता है। F बराबर ए में न्यूटन का दूसरा नियम। आगे है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये नियम कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। जब एक गिलास पर एक कार्ड को उंगली से धक्का देते हैं तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाएगा। कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को ज़मीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डॉट डॉट के समान होता है। किसके समान होता है? तो वस्तु के वजन के समान होता है। वस्तु के वजन के समान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। जब भी बराबर और विपरीत दिशा की बात करें तो न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा मेरे दोस्त, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलिए आगे चलते हैं। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम व्याख्या करेगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम की जड़त्व का नियम। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगी? नाव तट से दूर चली जाएगी। यदि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। कौन सी प्रकृति कभी अकेले नहीं होता है? तो बल जो है से प्रकृति कभी अकेले नहीं होता। बल कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता? बल कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल बराबर क्या हो जाएगा? तो बल बराबर अभी मैं बताया था मेरे दोस्त कि F बराबर क्या होता है? एम यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए दोस्त आगे, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींच रहे हैं तो उस पर लागू बल को खींच रहे हैं तो खिंचाव कहेंगे। क्या कहेंगे? खिंचाव। किसी भी पदार्थ पर डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तित न होने का गुण क्या कहलाता है? तो बाहरी बल या फिर दृढ़ता कहलाता है। किसी भी पदार्थ पर बाहरी बल और दृढ़ता कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तित ना होने का गुण बाहरी बल और दृढ़ता कहलाता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है?
कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो प्रभाव नहीं है बोल रहा है। तो एक वस्तु की गति में परिवर्तन, तो ये तो है ही मेरे दोस्त। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी सही है। एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, ये भी सही है। यह बोल रहा है कि एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। नहीं कैसे बनता है मेरे दोस्त? वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, परिवर्तन वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण ही बनता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नहीं बनता है, तो गलत है। चलिए आगे। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल जो है से दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। डॉट डॉट प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता था, फिर क्या बताए थे? बल बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? नकारात्मक बल द्वारा कार्य किसमें किया गया है? तब लोग देखिए, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो नकारात्मक प्रभाव होगा। जब कोई भी वस्तु बल की विपरीत दिशा में हम काम करेंगे तो जो हर काम जो होने वाला से नकारात्मक ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। ठोस सतह पर किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह पर किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए बल को सामान्य बल कहते हैं। सामान्य दिशा में बल लगाते हैं तो सामान्य बल हो जाएगा। सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। खींचने का एक उदाहरण कौन सा है? तो खींचने का उदाहरण कौन सा है? हम लोग झंडा फहराते हुए देखते होंगे, ऊपर झंडा में जो फूल बांधा हुआ रहता है उसको हम रस्सी पकड़ के खींचते हैं तभी तो खुलता है। तो खींचने का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ध्वज फहराना, यानी कि झंडा फहराना। आगे चलिए। आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, कि घनत्व होता है, कि दिशा होता है, कि परिमाण होता है? तो सभी बलों में क्या होता है? तो परिमाण और दिशा दोनों होता है मेरे दोस्त। क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, शून्य। आगे चलिए। कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल के बारे में बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए कौन हो जाएगा। तो डी हम लोग देखते हैं, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो ये जो ऑप्शन मेरा है वो गलत लिखा हुआ है मेरे दोस्त। रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम होता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्त? कैट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? घर्षण होता है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है? गति का दूसरा नियम बोल रहा है कि क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर पढ़िए डी। किसी भी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। इसी का तो सूत्र हुआ था ए पर बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है दोस्त। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 57 का डी हो जाएगा। घर्षण बल डॉट डॉट कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है बल की दिशा में कार्य करता है, कि बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, कि बल की दिशा के लंबवत कार्य करता है, कि बल की दिशा में किसी कोण पर कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है से बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा। घर्षण बल जो है से बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा। पीछे मैं वीडियो में बताया हूँ। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डॉट डॉट ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन ऊर्जा के रूप में? तो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय क्यों नहीं होता है? बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी कारण से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्त क्या लिखा हुआ है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना गति का कौन सा नियम था? तो तीसरा था। लेकिन कौन सा नियम का नाम है? तो संवेग संरक्षण का नियम। किसी रॉकेट का उड़ान भरना तो गति का तीसरा नियम, लेकिन कौन सा नियम? तो संवेग संरक्षण का नियम। चलिए दोस्त, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पीछे ही बताया। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पत्ती पूरी तरह से क्या थी? एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पत्ती पहले पूरी तरह से क्या थी? मैकेनिकल थी मेरे दोस्त। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। गति का प्रसिद्ध नियम कौन दिया है? गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? अभी मैं बताया था 1687 ईस्वी में दिया था मेरे दोस्त। कितना? 1687 ईस्वी में। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डॉट डॉट के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होते हैं? तो लागू बल के समानुपाती होते हैं। पीछे वीडियो में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सा कथन गलत है?
गलत आपको पहचानना है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे के यात्री के पीछे की ओर एक झटका लगता है। जो बस चल रहा है मेरे दोस्त, अगर बस का ड्राइवर एकाएक ब्रेक मारता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर उल्टेंगे कि बस में बैठे यात्री जो आगे की ओर झुकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हो पीछे की ओर। तो गलत पूछ रहा तो गलत, तो पहला ही ऑप्शन मेरा हो गया। तो कौन सा राइट आंसर हो गया? एप्पल। गति का तीसरा समीकरण किसके किसके बीच समय दर्शाता है? तो अभी मैंने बताया था। गति का दूसरा नियम बताया था स्थिति और समय। तो गति का तीसरा नियम किसके किसके बताया था? स्थिति और वेग के बीच। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच हो जाएगा मेरे दोस्त। गति, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है ये किसके प्रभाव को समझने में सहायक है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैट हो जाएगा। जब किसी भी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? तो सी यानी कि राइट आंसर 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों दिशाओं के बीच बने कोण 180 डिग्री राइट आंसर है। आगे चलिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप में हम क्या कहेंगे? तो यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे मेरे दोस्त। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा समान होगी? एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग जब समान है तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी हल्का पिंड की। हल्का पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कैसी होती है? कार्य करने में मानव द्वारा शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जो हम लोग कार्य करते हैं कौन सी ऊर्जा के द्वारा कार्य करते हैं? स्थितिज ऊर्जा के द्वारा। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। एक हॉर्स बराबर 746 वाट। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य हो जाएगा क्या? शून्य हो जाएगा। शून्य। अगर कितना 90 डिग्री पर बोल रहा है तो शून्य हो जाएगा। 180 डिग्री पर क्या बोलता है तो क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है मेरे दोस्त। 180 डिग्री पर अधिकतम हो जाता है, 90 डिग्री पर शून्य। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आकार में बदलाव के कारण प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। आगे क्या कह रहा है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 36 लाख जूल के बराबर होता है। 36 लाख नहीं तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल हम बोल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल या फिर 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होगा? जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। रॉकेट जो है डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या हो जाएगा? बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी अदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अदिश। किसी भी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो इसके नए संवेग का मान कितना हो जाएगा? संवेग का मान दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। संवेग का मान दुगना हुआ है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गई है। आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की डॉट डॉट में विस्थापन के कारण होती है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की क्या विपरीत में विस्थापन के कारण होती है कि दिशा में विस्थापन की होती है। तो जब बल की दिशा में विस्थापन को होती है ना तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब बल की दिशा में विस्थापन के कारण होती है तो किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। p²/2m हो जाएगा। कितना? p²/2m। एक हल्के भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? तो संवेग किसका अधिक होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। संवेग बराबर क्या होता है सूत्र? तो द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग बराबर क्या हो जाता है? संवेग हो जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। आगे चलिए क्या कह रहा है? जब एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त करते हैं तो क्या होगी?
तो दोनों ही ठहरने से पहले एक समान दूरी तय करेंगे। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो उन्हें क्या होगा, तो दोनों ही ठहरने से पहले एक समान दूरी तय करेंगे। कितना? एक समान दूरी तय कर लेंगे। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर कितनी होती है? n बराबर 100%। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है n बराबर 100%। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। क्यों करता है पीछे की ओर? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए वह हाथों को पीछे खींचता है। चलिए आगे चलते हैं। जब एक पिंड किसी भी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास क्या रहती है? दोनों, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों रहेगी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कैसी है? तो बढ़ जाती है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। किसी भी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के बल को निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार को निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक बंद मार्ग पर किसी भी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? एक बंद मार्ग पर किसी भी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूनतम। आगे चलते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा? तो अभी बताया था पीछे मैंने कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? किसी भी गतिशील पिंड का वेग अगर हम आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहता है? भार कहा जाता है मेरे दोस्त। क्या? भार कहा जाता है। बोल रहा है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो क्या? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती है, कि ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, फिर यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। आप लोग देखिए कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण होता है। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। लेकिन यहाँ बोल रहा है और वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। लेकिन यहाँ बोल रहा है ग्रहों के चारों सूर्य की गति, ग्रह के चारों सूर्य घूरता है मेरे दोस्त, नहीं घूरता है सूर्य तो एक जगह स्थिर रहता है। तो ये दो का जो बॉल मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से एक कमजोर बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर बल निम्न में से कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है मेरे दोस्त। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, बड़ा जी का मान क्या होता है? तो 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर नहीं करता है पूछ रहा है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। आगे चलिए। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दुगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय बल 4 के गुणज में कम हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम दुगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणज में कम हो जाएगा। बोल रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डॉट डॉट के बल के विपरीत अनुपातिक है। किसके? तो उनके मध्य दूरी के बल के विपरीत अनुपातिक होती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के बल के विपरीत अनुपातिक होती है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। बोल रहा है कि दिए गए दो कथन है, ए और बी में से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ए में बोल रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे समानुपातिक है। अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। तो हाँ, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। लेकिन फिर बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। नहीं, दूसरा ऑप्शन जो है मेरा रॉन्ग है, यानी कि पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। बोल रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, बड़ा जी का ऐसा ही मात्रा क्या होता है?
अभी मैं क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो 9 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में, कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है, तो कौन सा हो जाएगा, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। कक्षीय अवधि जो है ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। और सही पूछ रहा था, सही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10 के डॉग। चलिए आगे चलते हैं। 11 बोल रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो किसके, तो जो उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये ऑप्शन जो मेरा है वो बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो है एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन, तो उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान अगर हम दुगना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दुगना ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जो डॉट डॉट के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होती है। पीछे ही क्वेश्चन था ये, उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होती है। चलिए को दोस्त आगे क्या कह रहा है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच क्या होगा, 2 गुना किए थे तो क्या हो गया, तो दोनों वस्तुओं के बीच 4 गुना हो गया था। अगर 3 गुना करते तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बल 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी हो जाएगा, बल 9 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि राइट आंसर 15 का डॉग हो जाएगा। किसी भी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, किसी भी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर किसी भी पिंड का भार न्यूनतम होता है। अगर अधिकतम पूछता कहाँ पर होता है, तो अधिकतम होता है ध्रुव पर। चलिए दोस्त आगे पूछते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। कितने वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो कितने वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है, तो प्रत्येक वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो गया। बोर के निम्नलिखित से गलत कथन को चुनें। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये तो बिल्कुल सही कथन बोल रहा है कि जो आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। फिर बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है। अभी मैंने बताया था कि ध्रुव पर अधिकतम होता है किसी वस्तु का भार। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, भी बात सही है। यहाँ बोल रहा है कि लिफ्ट किसी भी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा नहीं, और ऊपर क्यों जा रही है तो उसके भार से अधिक होगा, कम नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, डॉग हो जाएगा, यानी कि 18 के डॉग। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर मेरा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, ठीक है। और इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है, सी हमको चुनना है। बोल रहा है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। फिर बोल रहा है कि 1 मीटर पर दूरी पर रखे गए 2 kg वाले द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10 के पावर पर न्यूटन होता है, यानी कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर बोल रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दुगना हो जाता है। तो आज सत्य पूछ कथन कुछ पर शुरू का तीनों ऑप्शन जो मेरे दोस्त तीनों का तीनों सही कथन है, लेकिन डॉग में जो क्वेश्चन दे रहा है दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दुगना हो जाता है। ऐसा कहीं मैं बताया अभी तक, आधा करने पर दुगना हो जाएगा। राइट आंसर मैंने इसका असत्य पूछ रहा था तो असत्य कथन डी है, यानी कि डी सी वाला कथन हो जाएगा, यानी कि 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एक पत्थर किसी भी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है तो निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो जब वह पत्थर हवा में लटकी होगी तब कम भार दिखाएगी, कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी की सतह पर हो, कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो सबसे कम भार कब दिखाएगी, कि जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी पूरी तरह से निमज्जित हो। जब वह पत्थर किसी भी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से जब पूरा डुबो देंगे तो जो है से वो रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगी।
जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है, तो इसका वेग शून्य होता है और त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो इसका वेग शून्य हो जाएगा। धीरे धीरे वेग हम यहाँ से फेंकेंगे दोस्त, तो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो उसका स्पीड तो कम ही होगा, तो वेग ऊपर जाते तो धीरे धीरे कम किया तो हम शून्य हो जाएगा और त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बोल रहा है कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा तब हम कह सकते हैं कि कोई पिंड जो है से मुक्त रूप से गिर रहा है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। जब एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है तो क्या हो जाएगा, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। हाँ, ऊपर की ओर अभी बताए थे कि ऊपर की ओर जाएगा तो वजन थोड़ा थोड़ा अधिक बताएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, वजन कहते हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है, तो आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डॉग। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका क्या होगा, तभी मैंने बताया था कि वेग शून्य हो जाएगा और त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। अगर अंग्रेजी बड़ा अक्षर रहता तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाता है मेरे दोस्त। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोल रहा कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है, कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है, इसी कारण से चंद्रमा पर आवाज़ एक दूसरे को कोई नहीं सुन सकता है। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है, किसको पर, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम बताया था कि प्रत्येक वस्तु पर, यानी कि वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। वस्तुओं के किसी भी युग्म, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एफ बराबर जी एम बटा डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं, तो जी को अभी हम क्या बताए थे, बड़ा जी के दोस्त, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक एक ही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या मेरा बोल रहा है दोस्त, बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चंद्रमा पर मान जी का मान पृथ्वी के जी का मान के बराबर है। फिर बोल रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर पर दूरी पर रखी गई दो वस्तुओं के जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन है, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रयोगशाला में ही मान है कि बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब लोग देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है सी। सी यानी कि गलत है, सी यानी कि सी कौन सा ऑप्शन गलत है आप लोग देख लीजिए, यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रयोगशाला में ही मान है। ऐसी कोई बात नहीं दोस्त, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है हर जगह पर मान है। बोला तो कौन सा कथन गलत है, यानी कि सी वाला कथन गलत है, बाकी सही ए बी और डी जो है चारों सही है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो F/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, F/4। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डॉट डॉट के कारण होता है। किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पीछे ही वीडियो में क्वेश्चन को बताया हूँ। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, तो वह बल जो है पृथ्वी से बांधता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, बिल्कुल सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, बिल्कुल सही है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा ने घूरता है मेरे दोस्त। चंद्रमा के चारों पृथ्वी थोड़ी ना घूरती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का डॉग हो जाएगा। आगे चलिए, क्या आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी का मान ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है घटता है। तो जी का मान आपको मैं बताते चलूँ कि ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, जी का मान ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है। आगे बोल रहा है
जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा। जब किसी भी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाएंगे तो ध्रुव पर अभी क्या बताए थे, ध्रुव पर भार अधिकतम होता है, यानी कि अधिक भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। बताइए दोस्त, 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूम रहा है और घूम के फिर वही जगह पर आ जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य कितना हुआ, वही जगह से चला, वही जगह से फिर तो घूर कर आ गया तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य 0 जूल हो जाएगा, यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। बोल रहा है आगे, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करते हैं भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा कथन, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। तो बिल्कुल एक कथन सत्य है मेरे दोस्त। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। तो बिल्कुल 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एप्पल हो जाएगा। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790, कहीं कहीं आपको 36,000 भी लिख देगा। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है। तो एक भू स्थिर उपग्रह जो है से 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा, तो करीब 24 दिन समय लेता है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है। वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम विषुवत रेखा पर न्यूनतम है, ये बिल्कुल बात सही है। बोल रहा है कि वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम है। नहीं, वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो गलत पूछ रहा था। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोल रहा है किन्हीं भी 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। किन्हीं भी 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये क्वेश्चन कितने बार पीछे रिपीट हुआ है। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। दोस्त अगर वीडियो हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक दिल से शेयर कर दिया करें दोस्त। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट हम करते हैं और इतनी उम्मीद भी रखा करते हैं। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। बोल रहा है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है। अभी मैं बताया था दोस्त कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कौन सा चिन्ह होता है, बड़ा जी होता है। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया ने अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है से एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है मेरे दोस्त। आगे बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री जो है ऐसे डॉट डॉट वजन महसूस करते हैं, ज़्यादा कम कि शून्य की जी फोर्स पर निर्भर नहीं करता है। तो अंतरिक्ष यान के अंदर जो है ना अंतरिक्ष यात्री शून्य वजन महसूस करते हैं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शून्य वजन, कैट। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है मेरे दोस्त, शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार शून्य होता है और ध्रुव पर अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बॉल। आगे चलते हैं दोस्त, क्या कह रहा है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। चंद्रमा की सतह से अगर हम चट्टान पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका असर क्या होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा से, इसके भार में परिवर्तन होगा, किसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, किसके द्रव्यमान भार दोनों में परिवर्तन होगा, किसके द्रव्यमान और भार दोनों में समान रहेंगे। तो नहीं, इसके भार में केवल परिवर्तन रहेगा, उसके द्रव्यमान सेम टू सेम रहेंगे मेरे दोस्त, लेकिन भार बदल जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। जब 2 अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है, एक अंडा पक्का फर्श पर और दूसरा तकिए पर, तो कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। तो बोला कि विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तु के भिन्न स्तर के बल लगते हैं। दोनों अंडे टूट जाएंगे कि पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूटेगा, और क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस बल पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। तो बोल रहा है कौन सा परिणाम नहीं होगा, तो दोनों अंडा टूट जाएंगे। ऐसा बात नहीं कि दोनों अंडा टूट जाएंगे, दोनों एक अंडा जो है तकिए पर गिराया जा रहा है इसलिए वो नहीं टूटेगा और पक्का वाला टूट जाएगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक क्या होता है, अभी मैं बताया था, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा, ध्रुव पर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। डॉट डॉट के अनुसार जी का मान घट जाता है, किसके अनुसार? तो ऊंचाई के साथ जी का मान घटता जाता है। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। आगे क्या है? कौन सा कथन सत्य है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होता है? जी के मान से बड़ा होता है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो है से बड़ा छोटा होता है कि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड है। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन इनमें से सही है? तो सही कथन कौन सा मेरे दोस्त? तो बी और डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट जी का मान जो है से माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो है से कम होगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम होगा। और एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद ज़मीन पर वापस आती है तो इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड है। नहीं, कौन सा कथन गलत है? तो एप्पल वाला जो है से बी और डी गलत है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर, पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? जहां आर ई पृथ्वी की त्रिज्या तथा एच से बड़ा आर ई है, तो इसका क्या हो जाएगा? एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। एच के साथ क्या हो जाएगा? रैखिक ढंग से बढ़ेगा। आगे चलते हैं। जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है, तो हाँ पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है मेरे दोस्त, कम तो होगा ही। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है भारहीनता की स्थिति में होती है। क्या? भारहीनता की स्थिति में। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या कर रहा है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहते हैं? भार कहा जाता है, यानी कि वजन कहा जाता है। पहले ही बताया था क्वेश्चन को मैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि राइट आंसर 61 का क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण कौन सा नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना बिल्कुल उदाहरण है। या ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण का काम ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक नहीं है मेरे दोस्त, उदाहरण नहीं है पूछ रहा था। तो 62 का राइट आंसर बी हो गया। मुक्त रूप से गिरना केवल तभी संभव है जब क्या हो? जब निर्वात हो। मुक्त रूप से गिरना केवल तभी संभव है जब निर्वात में संभव है। ठीक है। गुरुत्व बल डॉट डॉट के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो गुरुत्व बल बोल रहा है कि डॉट डॉट के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो किसके बीच? तो दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्व बल कार्य करता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा? ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक होगा। ध्रुव पर ज़्यादा होता है पिंड का भार और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य किस पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर ही मैं बताया था कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। जी की इकाई, छोटी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान, अर्थात कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। छोटी जी की इकाई कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है। बिल्कुल। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या क्वेश्चन कह रहा है? आगे है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो आप केंद्रन सिद्धांत पर है। कौन से सिद्धांत पर? तो आप केंद्रन सिद्धांत पर। आगे चलते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो है से अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगनी कर देते हैं और कोणीय वेग आधा कर देते हैं तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण अपरिवर्तित रहने वाला है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से हम ऊर्ध्वाधर रूप वृत्त में घुमा देते हैं। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो आप लोग देखे होंगे ठंडा उंडा पीते होंगे, ताकि बोतल को जब खोलते हैं तो बुलबुला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गर्दन के निकट, यानी कि ऊपर में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, गर्दन के निकट। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग हो जाता है। कौन सा सिद्धांत के कारण? तो अपकेंद्रन बल के कारण। कौन सा सिद्धांत? अपकेंद्रन बल। ठीक है। घड़ी की सेकेंड की सुई की कोण चाल कितना होगी? घड़ी की सेकेंड की सुई की कोणीय चाल होगी पाई बटा कितना? 30, पाई बटा 30, पाई बटा 30।
रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि कौन सा है? रेखीय गति में जिस प्रकार से जड़त्व है उसी प्रकार घूर्णन गति में क्या है? तब जड़त्व है। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में भी जड़त्व के समान होती है। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। क्या? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या? समान वृत्तीय गति। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो कौन सा परिवर्तित होगा? दिशा परिवर्तित होगा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो दिशा परिवर्तित होता है। लट्टू को घुमाना कौन सा उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कौन सा बल का? तो लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। किसका? केंद्राभिमुख बल का। लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का उदाहरण हो गया। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या? किसी भी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है वे कौन कौन है? तो चाल और गतिज ऊर्जा यानी कि A+B। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है तो कौन कौन स्थिर रहती है? चाल और गतिज ऊर्जा दोनों स्थिर रहती है। आगे चलिए। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान कितना होगा? तब कोणीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? 0 हो जाएगा। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो क्वेश्चन में पीछे बताया था, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो दिशा परिवर्तित होता है। चलिए, एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो इसमें इसका वेग स्थिर है कि इसमें त्वरण नहीं है, कि इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है, कि इसमें बाहर की ओर त्रिज्य त्वरण है। तो एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है ना मेरे दोस्त, तो इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण होती है। क्या? इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण होती है। कभी कभी मोड़ पर कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है उस समय क्या होता है? अंदर की ओर पहिया पहले पृथ्वी से पहले उठ जाता है। अंदर की ओर का पहिया जो है पृथ्वी से पहले उठता है, तभी मोड़ पर घूरते समय जो है कार पलट जाती है मेरे दोस्त। क्या? कार पलट। आप लोग सोचते हो कि बाहर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, नहीं, अंदर की ओर का पहिया जो है पृथ्वी से पहले उठ जाता है। आगे चलते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री कौन सा बल का अनुभव करता है? तो वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्रन बल का अनुभव करता है। कौन सा बल? अपकेंद्रन बल। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल बोलता तो अपकेंद्रन बल का अनुभव नहीं करता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, नहीं, तो अपकेंद्रन बल का अनुभव करता है। ठीक है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उससे क्या गति को क्या कहते हैं? तो वक्र रेखीय गति कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉग हो जाएगा। आगे बोल रहा है घूर्णन गति में बल के अनुरूप कौन सा है? तो घूर्णन गति में बल का अनुरूप कौन सा है? तो बल आघूर्ण है। घूर्णन गति में बल का अनुरूप कौन सा है? तो बल आघूर्ण हो गया मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या होता है? तो वेग बदलता जाता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग जो है से बदलता जाता है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाली पिंड को गति को क्या कहा जाता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अभी क्वेश्चन पीछे आया था। आगे क्या बोल रहा है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का दे देता है? बाहर की ओर बोलेगा तो कौन सा धक्का देता है? तो अपकेंद्रीय बल। और अंदर की ओर बोलता तो कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल। आगे बोल रहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपकेंद्रीकरण। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। अपकेंद्रीय बल के कारण अपकेंद्रीकरण हो गया। किसी भी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट को तेजी प्रदान करता है। किसका प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को। किसी भी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। कौन सा बल को? अभिकेंद्रीय बल को।
एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो किस में? तो रेडियन पर सेकेंड में। एक घूमती हुई किसी वस्तु का कोणीय वेग किस निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो रेडियन पर सेकेंड के व्यक्त में। किसी भी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। किसी भी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। आगे बोल रहा है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। तो यह बल कौन सा बल है? तो केंद्र के विपरीत ना बोल रहा है, केंद्र की तरफ बोलता तो अभिकेंद्रीय, लेकिन केंद्र के विपरीत बोल रहा है, यानी कि बाहर की तरफ बोल रहा है। तो बाहर की तरफ कौन सा? तो आप केंद्रीय बल हो जाएगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप केंद्रीय बल हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर तो न्यूमेरिकल मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। आगे में क्वेश्चन है, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। तो वक्र क्या होगा? तो वक्र होगा एक परवलय। क्या? एक परवलय। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, तो वक्र क्या होगा? एक परवलय होगा। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो महत्तम हो जाएगा। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण भी महत्तम होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? किसी भी पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाएगा? तो आयाम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आयाम। आगे क्या कह रहा है, यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तो इसकी समय अवधि क्या होगी? तो यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल देंगे तो इसको समय अवधि जितना पहले था उतना ही रहेगी, यानी कि यथावत रहने वाली है। क्या? यथावत रहेगी। बोल रहा है कि यदि एक सरल लोलक का एक सेकेंड में दोलन f है एवं I उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, तो समय अवधि t को क्या कहा जाएगा? तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2π√L/g। t बराबर 2π√L/g। इसको दो बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे। t बराबर क्या हो जाएगा? 2π√L/g हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक सरल लोलक के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाएगा? एक सरल लोलक के गोलक को माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाएगा? अभी मैं बताया था, आयाम कहा जाता है। क्या? आयाम। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलने लगेगी तो लगने वाला समय क्या होगा? जब एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है और जब लड़की खड़ा होकर झूमेगी तो झूला जो है से तेज़ी से घूरने लगेगा। जब तेज़ी से घूरने लगेगा तो झूला में लगने वाला समय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कम हो जाएगा। जब तेज़ी से कोई चीज़ घूरेगा तो घूरने में समय क्या हो जाएगा? समय तो ऑटोमेटिक कम लगने वाला है। या कम। एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का एक कण का जो है अधिकतम त्वरण होता है तो जब वह अपने से होकर गुजरता है। किससे? तो अंतिम बिंदु से। किससे होकर गुजरता है? तो अंतिम बिंदु से गुजरता है। एक लड़की जो है झूले में खड़ी है। जब वह बैठ जाएगी तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? एक लड़की झूला में खड़ी है पहले से, और जब बैठ जाएगी तो झूले में आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। झूले में आवर्तकाल बढ़ जाएगा। दोलन करते समय गोलक का वेग शून्य हो जाता है। दोलन करते समय गोलक का वेग शून्य हो जाता है दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। क्या? दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर दोनों गोलक का वेग शून्य हो जाता है। आगे चलते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं गुरुत्वीय त्वरण g में संबंध क्या होता है? सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं गुरुत्वीय त्वरण g में संबंध कौन सा आता है? तो t² समानुपाती होता है किसके? तो वो L/g के। t² समानुपाती होती है किसके? वो L/g के। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ा दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ा दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। आवर्तकाल इसका अपरिवर्तित रहेगा। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? सरल आवर्त गति कर रही हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होगी? तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जब होगी तो अधिकतम इसकी स्थितिज ऊर्जा भी होने वाली है। आगे चलते हैं दोस्त। जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है, जो है खोखला है और
एवं पानी से भरा भी है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी से भरा हुआ है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसमें झुला दिया जाए, तो इसका आवर्तकाल पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, इसके बाद पुनः पूर्व के मान, यानी कि पहले जो मान था वही मान पर फिर से वो आ जाएगा। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर से वही मान पर आ जाएगा। किसी भी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? किसी भी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने वाला है। किसी भी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर, किसी भी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसकी क्या होती है? किसी भी लोलक की लंबाई बढ़ा देते हैं, और किसी भी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसका अवधि बढ़ जाएगी एवं घड़ी पीछे हो जाएगी। लंबाई बढ़ेगी तो उसका समय क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, और घड़ी पीछे, समय जब ज़्यादा लगेगा घड़ी धीरे धीरे पीछे होती चली जाएगी, समय पीछे होती जाएगी। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर? तो लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बढ़ जाएगा। यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा देंगे तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? चलिए दोस्त, आज का मेरा पूरा क्वेश्चन जो था मैं लेकर वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको करा दिया हूँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप न्यू यूज़र हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों तक आप शेयर करने में बहुत कंजूसी कर दे रहे हैं यार। कम से कम इतना तो शेयर कर दें आप, 2 मिनट का समय निकाल कर हमारे लिए, तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं मेरे दोस्त। इतनी मेहनत के बावजूद आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इसका कदर ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आप लोग को पसंद आया कि नहीं आया ज़रूर बता दें। और आज का 10 चैप्टर मैं ख़त्म किया हूँ फिजिक्स का। मैं 3 से 4 चैप्टर में जितने भी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं पर डे करके लाने वाला हूँ। आप लोग को कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि आप लोग को पसंद आया या नहीं आया। चलिए दोस्त, इसी के साथ आज का सेशन मेरा समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दे ज़रूर। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।